सुल्तानपुर नामक एक गांव में विक्रांत नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सोनाली और अपने बेटे मलिक के साथ रहता था। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार था। विक्रांत अपनी मैकेनिक की दुकान चलाता था और बहुत मेहनती था। लोगों का उसका काम बड़ा पसंद आता था और वे अपनी गाड़ियों की मरम्मत के लिए उसी के पास आते थे। विक्रांत का बेटा मलिक एक हंसमुख लड़का था, पर अपने पिता की तरह मेहनती नहीं था। एक दिन वो अपने पापा की दुकान पर आया। अरे बेटा मलिक, तुम यहाँ क्यों आए हो? कुछ काम है? नहीं पापा, आज छुट्टी है। अच्छा, तो फिर कहाँ जा रहे हो? मैं आप ही के पास आया था पापा। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? मेरे दोस्त आज रात बेटा, जैसे ही तुम नजर आए मैं समझ गया था कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। मैं तुम्हारा जीवन बेहतर करने के लिए इतना पढ़ा लिखा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी सारी मेहनत को पानी की तरह बहा रहे हो। तुम पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देते। अरे पापा रिलैक्स, बस कुछ ही समय की बात है। आप मुझे बहुत जल्द एक बड़ी कंपनी में काम करते हुए देखोगे, तब आप मुझ पर प्राउड करोगे, प्राउड। देखना। वो दोनों बात कर रहे थे। इसी बीच एक कार आई और दुकान पर रुकी। कार में रमेश नाम का एक लड़का तेज आवाज में बोला, अरे इधर सुनो, मेरी कार में कुछ दिक्कत आ रही है, देखो जरा। मैं चाहता हूँ जल्दी से ठीक हो जाए, मुझे बहुत दूर जाना है। रमेश की इस महंगी कार को मलिक लगातार घूरता है। उसके पिता कार की मरम्मत के लिए बहुत तेजी से लग गए, लेकिन मलिक बस उस कार को एकटक देख रहा था। थोड़ी देर बाद कार की मरम्मत हो जाती है और रमेश अपनी कार के साथ वहां से निकल जाता है। तुम अभी तक यहीं खड़े हो? क्या हुआ? कुछ बोलोगे भी? कुछ नहीं पापा। फिर मलिक अपने घर के पास एक खेत में जाता है और घंटों तक वहीं बैठकर मिट्टी से ऐसी ही कार बनाता है और अपने पिता की दुकान पर लाता है। उसे देखकर विक्रांत कहता है, वाह, ये कार तो लाजवाब लग रही है, एकदम वैसी ही दिख रही है जिसकी हमने सुबह मरम्मत की थी। तुम्हें ये कहां से मिली? मुझे वो कार बहुत पसंद आई थी पापा, जिसकी यहाँ सुबह आपने मरम्मत की थी। हम इतने अमीर तो नहीं कि वैसी कार खरीद सकें, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मिट्टी से ही बना लूं। तुमने बहुत ही अच्छी कार बनाई है, मुझे तुम पर प्राउड है, प्राउड। नहीं पापा, ये काफी नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इस मिट्टी की कार पर काम करें और बैटरी लगाएं। दोनों कार पर काम करना शुरू करते हैं और कुछ समय के बाद बैटरी लगाकर कार को चलाने की कोशिश भी करते हैं। उनकी कार को चलता देखकर पूरा गांव मलिक की तारीफों में पुल बांध देता है। ये सब देखकर मलिक का दोस्त मधु भी सबसे अपनी तारीफ सुनने के लिए खेल खेलता है। वो अपनी असल कार को लाता है और उसे मिट्टी से रंग देता है। फिर वो अपनी कार को गांव के चारों ओर घुमाता है। अरे मेरी मिट्टी की कार भी कुछ कम नहीं, मलिक की कार से भी ज्यादा तेज दौड़ती है। बड़ी मेहनत लगी, पर आखिर मेरी मेहनत रंग लाई। ये देखकर गांव के लोग मधु की भी तारीफ करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सुबह जब आसपास कोई नहीं होता, तो मधु अपनी कार के टैंक में पेट्रोल भरवाने के लिए अपनी कार को पेट्रोल पंप पर ले आता है। गाँव वाले देख लेते हैं। ये देख सभी गाँव वालों को सच पता चल जाता है और वो उसे खूब खरी खोटी सुनाते हैं। गांव के सरपंच को मलिक की कार पसंद आती है और वो अच्छी कीमत पर उसकी कार खरीद लेता है। मलिक को बहुत अच्छा लगता है। वो मिले हुए पैसे घर लाता है और अपने माता पिता के हाथ में देता है। मैंने सोचा था कि तुम एक लापरवाह लड़के हो, लेकिन अब तो हर कोई तुम्हारी वजह से हमारी तारीफ कर रहा है। हमारी इज्जत बढ़ गई है। मलिक अपनी मेहनत से कमाए पैसों पर बड़ा गर्व महसूस करता है और अपने पापा को उसके लिए खुश देखकर वो भी खुश हो जाता है। सुभाषपुर गांव में सुंदर नाम का एक किसान अपनी पत्नी भाग्यश्री के साथ खुशी खुशी रहता था। भाग्यश्री और सुंदर की एक बेटी थी जिसका नाम था नीरजा। नीरजा की शादी होने वाली थी, इसीलिए पति पत्नी दोनों चर्चा कर रहे थे। तभी भाग्यश्री ने कहा, हमारे पास बस 1 सप्ताह का समय है, क्या तब तक सब कुछ तैयार हो जाएगा? जैसे तैसे करना तो पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ दूल्हा ही नहीं, बल्कि उसका परिवार भी हमारी बेटी की अच्छी देखभाल करेगा। उनका स्नेह देखकर ही मैंने इस शादी के लिए हाँ की थी। नीरजा की शादी के बाद हमारा घर एकदम सूना हो जाएगा जी। हम दोनों एकदम अकेले रह जाएंगे, बहुत बुरा लगेगा। बेटी तो पराया धन होती है भाग्यश्री, एक दिन तो उसे जाना ही है। ये तो हमें पहले ही पता था। हाँ, अफसोस ना करो। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर हम उसकी शादी करने के लिए अपनी जमीन बेच देंगे तो हम बाद में अपना गुजारा कैसे करेंगे? भाग्यश्री,
हम किसी तरह रह लेंगे, मगर तुम देखना शादी के बाद जब हमारी बेटी हंसते हुए चेहरे के साथ हमारे पास आएगी तो हम सब दुख भूल जाएंगे। माता पिता इस बात से अनजान थे कि नीरजा ने इस शादी को क्यों स्वीकार किया था। वो उनकी बातें सुनकर बहुत दुखी हो रही थी। दरअसल जब सागर अपने परिवार के साथ नीरजा को देखने के लिए आया था, मैं आप और आपके परिवार को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। अगर मैं शादी के बाद आपके साथ चली जाऊंगी तो मेरे माता पिता को। विवाह का अर्थ बेटी को माँ बाप से छीन लेना नहीं है। तुम अपने माता पिता के लिए जो कुछ भी करना चाहती हो करती रहना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि वे किसी भी तरह का दहेज देने के लिए अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी बेचें। तुम मेरी जिम्मेदारी हो जिसे मैं निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सागर, मुझे तुम पर और तुम्हारी बातों पर भरोसा है। सागर की बातों ने नीरजा के दिल को छू लिया और नीरजा ने शादी करना स्वीकार कर लिया। जब शादी में केवल 2 दिन बचे थे तो नीरजा को सागर का फोन आया। क्या हुआ, तुम्हें मेरी इतनी याद आ रही है कि तुम मुझे बार बार फोन कर रहे हो? हाँ नीरजा, और इसके अलावा कोरोना का समय भी तो है, तो क्यों ना हम पीपीआई किट पहनकर शादी करें। हाँ, ये ठीक रहेगा। हम में से कोई भी संक्रमित नहीं होगा। हाँ, फिलहाल हम में से कोई भी संक्रमित नहीं है, लेकिन सावधानी हटी तो दुर्घटना घट भी सकती है। शादी के लिए पीपीआई किट खरीदना सही रहेगा। मुझे लगता है कि हमें शादी करने के लिए अनुमति चाहिए होगी। नीरजा, इसकी जरूरत नहीं है। हम अपने माता पिता को सूचित कर सकते हैं। हम उन सभी को मनाएंगे और पीपीआई किट पहनकर शादी कर लेंगे। ठीक है सागर, जैसी तुम्हारी मर्जी। सागर और नीरजा दोनों पीपीआई किट के संबंध में माता पिता को समझाकर मना लेते हैं। वे उन्हें वर्तमान हालात और उनके साथ जुड़े खतरों के बारे में भी बताते हैं। माता पिता खुशी से सहमत हो जाते हैं और ये देखकर सागर और नीरजा भी बहुत खुश होते हैं। शादी के दिन सभी मेहमान पीपीआई किट पहनते हैं। शादी के बाद नीरजा और सागर खुशी खुशी रहने लगते हैं। नीरजा भी अपने माता पिता की देखभाल वैसे ही कर पाती है जैसे शादी के पहले किया करती थी।